कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही बेस्ट होंगे आप। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं आपके यहाँ पे ज्योग्राफी की भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आऊँगी। सो फ्रेंड्स, वो यही है और बहुत ही बेस्ट है। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे हमारी ये वीडियोज़ रहेगी। सो फ्रेंड्स, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी आपको नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है शायद ही आपने ली होगी। तो चलिए फिर यहाँ पे हम बेहतरीन से बेहतरीन अपने चीज़ों को क्रैक करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, टॉप कंटेंट, ऑल एग्जाम प्रिपेयर, सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट्स रहेगा ज्योग्राफी और टॉपिक ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। अनलिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना, कितने भी हो सकते हैं, है ना। सिर्फ ओनली हम यहाँ पे वीडियोज़ रखते हैं 30 मिनट्स की। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे 17 है। 16 में 16 है पार्ट आपको ज्योग्राफी के करा चुकी हूँ। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चेक कर लेना और देख लेना। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त और बेस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्स के लिए तो कहना गलत है, वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे यूपी पीसीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पेट हो, है ना, चाहे यहाँ पे आपका और कोई सा यूपीपीएससी जो अभी चल रहा है ना वो भी हो। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट हमारा ये सेशन रहने वाला है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में भी आएगा, है ना। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द दिया है। तो जो जियोग्राफी शब्द है ये किस विद्वान ने दिया है? क्या ये हेरोडोटस ने दिया है, क्या गैलीलियो ने दिया है, क्या एरिस्थोनीज ने दिया है, या फिर अरस्तु ने दिया है? तो ज्योग्राफी जो शब्द है, अब देखो भूगोल शब्द किसने दिया है? भूगोल को हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है, इसके बारे में फुल डिटेल से नीचे मैं आपको बताऊंगी। पहले तो इतना देख लीजिए आप यहाँ पे। तो जो ज्योग्राफी शब्द है दिया है इरेतोस्थिनीज ने। किसने दिया है? इरेथोस्थिनीज ने दिया है। तो आप चीज़ों को ऐसे याद कर सकते। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी के सबसे स्टार्टिंग में जा वर्ड है, इरेस्थोस्थनीज के लास्ट में जा वर्ड है। तो जा से ऐसे क्रिएट कर करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके, कि जैसे है ज्योग्राफी और इरेस्थोनीज के लास्ट में भी जा आया हुआ है। तो भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इरेस्थोनीज होगा। आइए फिर हम यहाँ पे इसको अच्छे से देख लेते हैं। भाई है कौन ये इरेस्थोनीज, कहाँ से आए हैं ये? चलो, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले इरोस्थनीज के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये दो ग्रीक शब्दों जियो और ग्रोफोस का संयोजन है ना। यानी कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 2 पार्ट्स में क्रिएट हो जाता है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक तो जियो में क्रिएट हो जाता है, एक ये आपका ग्रोफोस में। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। और ग्रोफोस का मतलब क्या होता है? लिखने के लिए होता है। तो ये है ना, पृथ्वी और लिखने के लिए इसका ये एक संयोजन है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल में भूगोल पृथ्वी के परिदृश्य, लोगों, स्थान और वातावरण का अध्ययन करता है। जो भूगोल होता है, भूगोल है क्या? इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वी के जितने भी परिदृश्य होते हैं, लोग होते हैं, स्थान होता है ना, वातावरण होता है, इन सब का अध्ययन यहाँ पे करना होता है भूगोल के माध्यम से। भौतिक भूगोल आपका एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। आइए जानते हैं भौतिक भूगोल में क्या होता है। भौतिक भूगोल में आपका ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, नदियाँ हुई, महासागर हुए, हिमनद हुआ, मिट्टी हुई, पानी हुई, हवा हुए, मौसम और जलवायु, ये सभी जैसी भी प्राकृतिक चीज़ें होती है ना, इन सब का अध्ययन होता है। तो भौतिक भूगोल में जो भी आपके भूकंप, नदियाँ, पहाड़ है ना, हवा, पानी, मौसम, जलवायु है ना, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, इन सब का यहाँ पे अध्ययन होता है। और जो मानव भूगोल होता है, इसमें लोगों, बस्तियों, परिवहन, उद्योग आदि इन सब का अध्ययन होता है मानव भूगोल में। तो एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। देखो भूगोल भी 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तो मानव भूगोल है ना, यानी कि जो मानव के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और एक खुद से ही जो भौतिक भूगोल, जो कि यहाँ पे नेचुरली है। ओके, चलिए, तो ये यहाँ पे दर्शाता है कि मनुष्य खुद को जमीन और अन्य लोगों के लिए कैसे अनुकूलित करते हैं और
मैक्रोस्कोपिक परिवर्तन में वे दुनिया पर लागू होते हैं। यानी कि अब ये जो भी यहाँ पे देखो, अब ये जो आपकी मिसाइलें हैं, बम है, परमाणु बम वगैरह, ये ऐसे है ना। अभी जो आपकी यहाँ पे अभी चांद पे भी अभी जो चंद्रयान-3 यहाँ पे भेजा था, तो ये एक क्या है, ये मानव के द्वारा बनाया हुआ अपना एक मानव भूगोल इन्होंने रेडी किया, और फिर कैसे वहाँ पे उसको भेजा, उनमें क्या क्या सारे सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें को क्रिएट किया, लगाए। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक मनुष्य के द्वारा इन चीज़ों को यहाँ पे अनुकूलित करने के अकॉर्डिंग इन्होंने खुद से इसको अनुकूलित किया है। ओके, पर्यावरण भूगोल भौतिक और मानव भूगोल का संयोजन। एक होता है आपका पर्यावरण भूगोल, देखो मानव भूगोल तो अलग हो गया, भौतिक भूगोल भी अलग हो गया। एक और नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं पर्यावरण भूगोल। तो जो पर्यावरण भूगोल होता है वो भौतिक और मानव इन दोनों का संयोजन होता है, यानी कि उनमें चीज़ें इसको भी जोड़ते हुए, है ना, और कुछ चीज़ें इधर से जोड़ते हुए, है ना, तो उन दोनों का फिर यहाँ पे हमने रिलेटेड एक रिलेशन क्रिएट किया है। ओके, चलो जानते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन में किसकी बात हुई है भाई, हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में जानेंगे, फिर गैलीलियो के बारे में, इरेथोस्थनीज के बारे में आपने जान लिया, फिर अरस्तू के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। आइए, तो ये जो यहाँ पे हेरोडोटस है, ये कौन है। एक्चुअल में हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, और अपने ऐतिहासिक खातों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, तो वो हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस। तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि हेरोडोटस में है वर्ड आया है यहाँ पे, और इतिहास में भी है वर्ड यहाँ आया है। तो हेरोडोटस ये आपके इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं गैलीलियो, ये कौन है। गैलीलियो ये एक इटालियन वैज्ञानिक, यानी कि कहाँ के हैं ये, इटली, इटालियन वैज्ञानिक और विद्वान थे, और जिनके आविष्कारों में दूरबीन शामिल थी। तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया, दूरबीन का। जो गैलीलियो है इन्होंने किसका आविष्कार किया, दूरबीन का। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के, यानी कि इटालियन एक वैज्ञानिक थे, है ना। और उनकी खोज के अकॉर्डिंग भौतिक और खगोल विज्ञान की नींव रखी। तो इनकी खोज के अकॉर्डिंग ही, है ना, आधुनिक भौतिक और खगोल विज्ञान इनकी नींव रखी गई। आइए अब जानते हैं अरस्तु ये कौन थे। ये एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। ये एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, और इनकी रचनाएं राजनीतिक मनोविज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में है। ये जो है राजनीतिक मनोविज्ञान और नैतिकता इनके क्षेत्र में यहाँ पे संबंध रखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, ये जो है यहाँ पे राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और नैतिकता, अरस्तु, इन सभी क्षेत्र में ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखो हेरोडोटस के बारे में बताया, ये इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। गैलीलियो ये दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया। अरस्तु राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और नैतिकता के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और यहीं पे जो इरेस्थोजनीज है, इन्होंने क्या किया, ये जोग्राफी इन्होंने शब्द दिया सबसे पहले, याद रखना है। चलिए फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। कपास है, चाय है, जूट है, या फिर तिलहन। तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है, ये बताना है, इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे, कोई नहीं, आप यहीं पे ही इनको चूज कर सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन 4 में जो ए ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कपास। तो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त नकदी फसल होती है, कौन सी होती है, वो होती है कपास की फसल। कौन सी होती है, कपास की फसल होती है। आइए फिर हम इसके बारे में फुल डिटेल से, कपास, चाय, जूट, तिलहन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। काली मिट्टी के लिए कपास सबसे उपयुक्त नकदी फसल है, याद रखना है। ओके, काली मिट्टी, कैसे काली मिट्टी और कैसे ही कपास। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में कपास किस राज्य में मिलता है, तो ये महाराष्ट्र में, जिनके बाद में फिर गुजरात आता है, फिर तेलंगाना आता है ना। पहले नंबर पर तो महाराष्ट्र रहता है, दूसरे पे गुजरात रहता है, तीसरे पे तेलंगाना रहता है। अगर बात करें हम पूरे वर्ल्ड की, तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भी भारत ही है। जिसके बाद में फिर लास्ट में सेकंड पे चीन है, फिर यूएसए है।
है ना। अगर पूछे कि कपास के उत्पादक में सबसे बड़ा यहाँ पे देश कौन सा है, तो अपना भारत है। अगर पूछे भारत में वो सबसे पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है, तो वो आपका महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है, तीसरा तेलंगाना है, और ऐसे ही कंट्री में पहला अपना देश है, सेकंड नंबर पे चीन है, अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो यूएसए है। बस थर्ड तक ये पूछता है, आगे आपसे नहीं पूछेगा। नकदी फसल को अब आइए जानते हैं यहाँ पे नकदी फसल ये क्या होती है। नकदी फसल को लाभ फसल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो नकदी फसल होते हैं ये हमको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे देती है। ये एक कृषि फसल होती है जिसे लाभ के लिए बेचने के लिए उगाए जाते हैं। हम इसे क्यों उगाते हैं नकदी फसलों को, क्योंकि इनसे हमें लाभ होता है, जिस चीज़ में हमें बेनिफिट होता है इस चीज़ को हम यहाँ पे बार बार करते हैं। नकदी फसलों के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और भी से चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबड़ हुए, नारियल हुआ या मसाले हुए, ये सभी आपके नकदी फसल के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अगर पूछे चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, मसाले, ये सारे नकदी फसल के अकॉर्डिंग ही आएंगे। अच्छा, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी, तो ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, कैल्शियम और आयरन जैसी धातुओं में समृद्ध है। तो भारत में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है इनमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी धातुओं इन सब का रूप यहाँ पे इसमें शामिल है। तभी तो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है हमें इनसे, है ना, क्योंकि ये जो मिट्टी है आपकी यहाँ पे इसमें बहुत अच्छी कपास हम उगा सकते हैं, जिससे कि इसके पर्पज़ से हम चीज़ों का निर्यात कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ में, है ना। और साथ ही साथ फॉस्फेरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों का समृद्ध है। चलिए, काली मिट्टी को रेगुर और काली मिट्टी, जो काली मिट्टी इसको हम रेगुर और काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से और काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कपास इन मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल होती है। मैंने बताया ना अभी आपको, काली मिट्टी में आप कौन सी फसल उगाते हैं, कपास, है ना। और काली मिट्टी में यहाँ पे क्या क्या होता है वो मैंने आपको पीछे बताया अभी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी और काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जो ये काली मिट्टी है आपकी रेगुर मिट्टी, ये महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, इन हिस्सों में ये आपको देखने को मिलती है, तभी तो यहीं पे सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी जल धारण क्षमता भी सबसे अधिक होती है। जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है इस मिट्टी की। काली मिट्टी की बनावट चीकनी मिट्टी जैसी होती है। जो काली मिट्टी की बनावट होती है ना, वो चीकनी मिट्टी के जैसी होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट लगे हैं यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है। समाजशास्त्र है, मनुष्य जाति का विज्ञान है, भूगोल है, फिर इतिहास है। इनमें से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का यहाँ पे प्रयास करता है। यहाँ पे होगा इतिहास, 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। अस्थायी संश्लेषण को एक प्रणाली के स्वचालित निर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे हम एक अस्थायी विनिर्देश विकसित करते हैं और फिर इसे साबित करने का प्रयास करते हैं। यह इतिहास के रूप में एक अनुशासन के रूप में किया जाता है। यह समय बीतने के संबंध में की गई तुलनाओं को संदर्भित यहाँ पे करता है ना। तो ये यहाँ पे जो है आपको चीज़ें दिखाई दी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर देख लेना। स्क्रीनशॉट लेकर आपकी इमेज में ये हो जाएगी, फिर आप इसको देख सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आपका नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ। एक्चुअली में भूगोल के द्वारा स्थानिक संश्लेषण का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। इसमें कोई भी औपचारिक तकनीक शामिल है, जो कि टोपोलॉजिकल, ज्यामितीय, भौगोलिक गुण, इन सब का उपयोग करके संस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था कि इनमें से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है, तो वो है इतिहास। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। वैसे आपके सारे यहाँ पे जो डिटेल्स है वो इतनी बेस्ट नहीं है, कोई नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे आपको बता दी। चलिए अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनमें से आपको कथन दिए हुए कुछ विचार करना है, वायुमंडल की परतों को पहचानना है। ओके, वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। 5 परत पाई जाती है। कौन कौन सी? सौरमंडल, और फिर समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, है ना, बाह्य मंडल। तो देखते हैं। यह परत बादलों से मुक्त होती है। यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो ये किस यहाँ पे परत की बात कर रहा है? क्या सौरमंडल की बात, क्या बाह्य मंडल की, क्या मध्य की, क्या समताप मंडल की?
तो बिल्कुल जहाँ पर भी आपकी हवाई जहाज़ उड़ाने में सक्षम होती है ना, इनके लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है। यह परत बादलों से मुक्त होती है, यानी कि इसमें कोई बादल का सिस्टम से नहीं होता है, बिल्कुल एक समान यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो ये समताप मंडल। ओके, फॉर ऑप्शन। अब देखो, अगर एक यहाँ पे हमारा मतलब कि एक समान टेम्परेचर नहीं होगा तो क्या आप यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं? नहीं, फिर तो नहीं उड़ेगा ही नहीं, फिर तो गिर जाएगा, नहीं उड़ेगा, है ना। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल रहता है, एक समान रहता है, तभी तो ये अच्छे से आपका उड़ सकता है, यहाँ पे सक्षम होता है उड़ने में। तो इस परत में बादलों से ये मुक्त होती है और हवाई जहाज़ उड़ाने में सक्षम होती है। और ओजोन परत भी यहीं पे मिलती है आपकी 22 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य में, ये आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये आपके यहाँ पे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। ओके, चलो देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे, पांचों परत के बारे में जानेंगे अच्छे से फुल डिटेल से। यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण, आइए जानते हैं। जो वायुमंडल है इसमें अलग अलग घनत्व और तापमान के साथ विभिन्न परतें होती है। बिल्कुल तापमान की स्थिति के अकॉर्डिंग वायुमंडल के स्तंभ को 5 अलग अलग परतों में बांटा गया। मैंने बताया ना आपको कि जो वायुमंडल की परत है यहाँ पे उनको 5 परतों में अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ पे देख लो, एक तो सौरमंडल है, एक समताप मंडल, एक मध्य मंडल, एक आपका बाह्य मंडल, एक बहिर्मंडल। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को देखते हैं और इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो सारे यहाँ पे हम देखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बिल्कुल बेसिक एक एग्ज़ाम से लेकर और जो यहाँ पे हमारे बहुत ही हाई लेवल तक के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे आपका है ना क्वेश्चन रहेगा। समताप मंडल के बारे में फुल डिटेल से पहले जानते हैं। यह वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है। अगर आपसे पूछे कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे जो है यहाँ पे हमारी बेस्ट परत कौन सी होती है वायुमंडल की, तो फ्रेंड्स वो होती है हमारी समताप मंडल, है ना, क्योंकि यह परत मौसम की गड़बड़ी से लगभग मुक्त होती है। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी जो मौसमी संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो घटित नहीं होती है यहाँ। और यहीं पे जो है आपका टेम्परेचर जो होता है वो इक्वल रहता है, समान रहता है। और ये सौरमंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मैंने बताया था ना आपको कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और ये एक अत्यंत शुष्क क्षेत्र है और इसमें पक्षाब और मदर ऑफ पर्ल बादलों को छोड़कर लगभग कोई बादल मौजूद यहाँ पे नहीं होते। और इस परत में ही आपकी ओजोन परत भी पाई जाती है ना। मैंने बताया था आपको ओजोन परत जो है 22 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ओजोन परत में 3 लेयर होती है। एक तो आपकी यूवी ए होती है, एक यूवी बी होती है, एक यूवी सी होती है। ए तो फायदेमंद होती है, बी नुकसानदायक होती है, सी बहुत खतरनाक होती है। तो जो यहाँ पे ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है और फिर हानिकारक जो विकिरण होते हैं पृथ्वी से हमारी रक्षा करती है। ओजोन का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आता है? O3 ओजोन का ये फॉर्मूला होता है। और ओजोन ये जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ना, इसको हम कहते हैं ओजोन को। और जो भी यहाँ पे पराबैंगनी किरणें जो होती है वो इनसे जो है ये हमारी सुरक्षा हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो फिर जो पराबैंगनी किरणें होती है आपकी वायुमंडल से जो आती है फिर ये यहाँ पे हानिकारक बहुत ज़्यादा होती है ना। तो जो ये आपकी UVA वाली होते हैं लेयर इसके ओजोन परत के, है ना, किरण जो होती है ये तो यहाँ पे आती है ना हमारे धरती पे तो फ़ायदेमंद होती है। और जो UVB होती है ना, ये जो बी वाली होती है ना, ये यहाँ पे अगर आती है ना, ये आपकी जब अमावस्या पूर्णिमा होती है ना, ये तब जब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है तब आपको देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों में आपका क्या होता है, यहाँ पे चर्म रोग, कैंसर, है ना, ये इन बीमारियों का होने का खतरा होता है इस वाले लेयर से। और जो UVC लेयर होती है तो ये तो पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाती है, अगर नहीं पहुँच जाए तो फिर दुनिया ही खत्म। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, नुकसानदायक होती है। आइए फिर सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं अपनी सौरमंडल को। सबसे पहली जो परत होती है वो सौरमंडल होती है। सौरमंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बन चुका है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है सौरमंडल। एक क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इस परत में लगभग सभी मौसम घटनाएं घटित होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया।
आपसे आयोग या फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सभी मौसम घटनाएं जो घटित होती है वो किस परत में होती है, तो सौरमंडल में होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। यह पृथ्वी की सतह से ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बन गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 2 2 4 1 5। पूछे कि पृथ्वी की सतह से ध्रुव पर कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, तो 8 किलोमीटर तक। पूछे भूमध्य रेखा पर सौरमंडल कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, तो बताएंगे आप 18 किलोमीटर तक। इसका मतलब है कि सौरमंडल ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर मोटा होता है। ये जो आपका सौरमंडल होता है ना, ध्रुव की तुलना में ये भूमध्य रेखा पर मोटा होता है। सौरमंडल की पहली 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई को घर्षण पृथ्वी कहते हैं। ये भी पूछेगा कि घर्षण जो परत होता है वो किसके कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 6 क्वेश्चन अब तक आपके यहाँ से बन चुके हैं। सौरमंडल वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। पूछेगा आपसे आयोग की सौरमंडल पूछेगा आयोग की वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त यहाँ पे कौन सी परत नहीं है, वो होगा सौरमंडल। एक आंसर ये बन चुका है, क्योंकि इस परत में उबड़ खाबड़ वायु गर्त होती है। अगर पूछे कि किस परत में उबड़ खाबड़ वायु गर्त होती है, तो ये भी सौरमंडल में होती है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन चुका है ना। तो बहुत देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। सिर्फ ओनली इतनी सी डिटेल से हमारे 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे निकल चुके हैं। आइए फिर यहाँ पे सौरमंडल के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं मध्यमंडल के बारे में। मध्यमंडल क्या होता है, तो ये आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। एक क्वेश्चन तो से यही बन गया कि मध्यमंडल इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ में तापमान घटता जाता है और इस परत में अंत में तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि वातावरण का न्यूनतम तापमान होता है ना। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन चुका है एक। अगर पूछे कि सबसे जो कम तापमान होता है वो कौन सी लेयर में होता है, तो वो मध्यमंडल में होता है। कौन सी परत में होता है, मध्यमंडल में होता है। बाह्य मंडल की बात करें अगर हम बाह्य वायुमंडल की, तो ये 80 किलोमीटर से 400 या फिर कहीं कहीं पे 640, तो ऐसे ऐसे अलग अलग इनके काल्पनिक इन्होंने डेटा यहाँ पे फिक्स किया है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है ना। कोई 400 लिख के रखता है, कोई 640 लिख के रखता है, इस तरीके से अलग अलग। और इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। तो ये 80 किलोमीटर से 400 मान लो या फिर 640 मान लो, 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। ये सभी परतों के रूप में सबसे मोटी होती है और इस परत में अधिकांश गैस आयनित अवस्था में मौजूद होती है। और विद्युत चालकता रेडियो तरंगें, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, है ना, ये वापस पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होती है। जो आप ये टीवी वगैरह चलाते हैं अपने घर पे, रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ़ोन्स होते हैं, ये है ना, आपके गांव में या फिर सिटी में टावर लगे होते हैं, तो इनकी जो ये रेंज आती है कहाँ से आती है, तो ये आपकी यही जो आयन मंडल, ये बाह्य मंडल भी बोलते हैं इसको, ये आयन मंडल से ही आती है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगेंगे। देखो मैंने बताया था ना कि कम क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेस्ट होंगे, है ना। तो देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन बने। आपको कैसा लगा ये सेशन। क्वेश्चन में कमी कराती हूँ, इतनी नहीं, क्वेश्चन में कमी कराऊंगी, लेकिन एक क्वेश्चन में नॉलेज इतनी होगी कि बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपके लिए बेस्ट है तो। ओके, तो फिर चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वही तब तक के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।